डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें हम इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछने के पूरे चांसेस रहेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर पहले हम हिंदी वर्णमाला का जो वर्गीकरण है उसे अच्छे से समझते हैं। तो जो हिंदी की वर्णमाला है हमारी, उसमें अगर हम टोटल वर्ण देखें तो टोटल वर्ण पाए जाते हैं इसमें 52। कितने वर्ण होते हैं? 52। वही अगर स्वर की बात करें हम तो इसमें 11 स्वर पाए जाते हैं। व्यंजन अगर देखें तो 39 इसमें व्यंजन पाए जाते हैं। और अयोगवाह देखें तो 2 इसमें अयोगवाह पाए जाते हैं। कौन कौन से है अयोगवाह? तो एक होता अम और दूसरा है यहाँ पर आह। जो अम है इसे अनुनासिक कहा गया है, वही जो आह है इसे विसर्ग कहा जाता है। अब जो 11 यहाँ पर स्वर है, इनको आगे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से भाग है? तो पहला है मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। अब देखते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें कहा गया है ह्रस्व स्वर। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और ऋषि। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और ऋषि। ऐसे अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर होते हैं 3 प्रकार के, और इनमें जो ह्रस्व स्वर होते हैं या मूल स्वर है उनसे अधिक समय लगता है इनके उच्चारण में। जैसे यहाँ पर जो बड़ा आ है या बड़ी ई है या बड़ा ऊ है, ये तीनों ही क्या है? तो ये दीर्घ स्वर है। और ये किन से मिलकर बने हैं? तो जो बड़ा आ है वो 2 छोटे अ से मिलकर बनता है। ऐसे ही जो बड़ी ई है वो छोटी ई से मिलकर बनती है। ऐसे ही जो ऊ है वो 2 छोटे ऊ से मिलकर बनता है। तो ये क्या है? यहाँ पर दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में अगर देखा जाए तो लगभग 2 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर की तुलना में। इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर, जो कि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब ये जो संयुक्त स्वर है ये 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ए जो है वो अ और ई से मिलकर बना है। ऐसे ही जो ऐ है वो अ और ए से मिलकर बना है। ओ जो है वो अ और उ से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखे स्वरों का जो वर्गीकरण है वो सीखा हमने। और यहाँ पर हमने देखा कि जो अयोगवाह है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो जो व्यंजन है जो कि टोटल कितने हैं? 39 है। और 39 को यहाँ पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो जो 39 व्यंजन है इनको अगर देखा जाए तो मेनली 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से है? पहला है यहाँ पर मूल भाग या मूल व्यंजन, दूसरे होते हैं संयुक्त व्यंजन और तीसरे है यहाँ पर उच्छिष्ट व्यंजन। ये जो आगत है ये इसके अंदर जो 39 है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये अलग से है। ठीक है, तो इन तीनों को पहले देखते हैं हम। फर्स्ट है यहाँ पर मूल व्यंजन। तो जो मूल व्यंजन होते हैं ये भी आगे जाके 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन के रूप में। अब जो स्पर्श व्यंजन है वो कौन से है? तो क से लेकर प वर्ग तक के जो व्यंजन है उन्हें कहा गया है स्पर्श व्यंजन। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो य, र, ल और व, ये तीनों है, ये सॉरी चारों ही यहाँ पर क्या है? तो ये चारों ही अंतस्थ व्यंजन है। ऐसे ही उष्ण व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है? तो श है, फिर श है और एक श षटकोण का है और ह है। ये चारों ही क्या है? यहाँ पर उष्ण व्यंजन है। जब इनको हम बोलते हैं यानी कि इनका जब उच्चारण करते हैं तो मुंह से गर्म हवा निकलती है, यानी कि उष्ण यहाँ पर भाप निकलती है मुंह से, इसलिए इनको नाम दिया गया है उष्ण व्यंजन। नेक्स्ट है इसमें संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त जो व्यंजन है ये 2 अलग अलग व्यंजनों को मिक्स करने पर बनते हैं। जैसे कि छ,
ये जो छ है ये क और श से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ये क और श से मिलकर बना है। ऐसे ही जो त्र है वो त और र से मिलकर बना है। और ऐसे ही जो ज्ञानी है ज्ञ है ये ज और इ से मिलकर बना है। ऋषि जो है यहाँ पर श्री जो है, ये जो श्री है वो किससे मिलकर बना है? तो श शक्कर का जो है उसके नीचे हलंत और र इन दोनों से मिलकर बना है। अब ये जहाँ पर भी ये हलंत लगे इनका मतलब क्या है कि ये जो वर्ण है वो क्या है? आधे वर्ण है। ऐसे उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो ड है जिसके नीचे आप बिंदी लगाते हो और जो ढ है जिसके नीचे हम बिंदी लगाएंगे, तो ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही उच्छिप्त व्यंजन है। अब ये जो व्यंजन है इनको छोड़कर दो और व्यंजन है जो कि है एक ज जिसके नीचे यहाँ पर बिंदी लगी रहती है और एक होता है फ, इसमें भी यहाँ पर बिंदी लगी रहती है। इस बिंदी का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा ह का उच्चारण भी हमें करना है। तो ये दोनों ही होते हैं आगत व्यंजन। इन दोनों को किस में रखा गया है? तो इन दोनों को रखा गया है आगत व्यंजन के अंतर्गत। अब देखते हैं हम यहाँ पर स्वर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये जो है यहाँ पर क्या है? ये 11 यहाँ पर स्वर है। अब जिसमें भी ये जो अम है इसे हम अनुस्वर कहते हैं और जो आ है इसे हम विसर्ग कहते हैं। या फिर इन दोनों को अगर हम साथ में देखें तो दोनों को साथ में अयोगवाह कहा गया है। क्या है? ये दोनों अयोगवाह है। या फिर इनको नपुंसक स्वर भी कहा गया है, यानी कि ये स्वर होते हुए भी ये स्वर नहीं है। इनको स्वर के जो वर्गीकरण है उसमें नहीं रखा गया है। अब देखते हैं कि जो ये हमारे स्वर है इनके उच्चारण के स्थान कौन कौन से हैं। तो जो अ और अ है इनको हम कंठ से बोलते हैं, यानी कि उनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ई और ई जो है वो तालव्य है। उ और ऊ जो है वो ओष्ठ है। ऐसे जो ऋषि है ये मूर्धन्य है, यानी कि ऋषि को बोलने पर हमारी जो जीभ है वो मूर्धा से टकराती है। ए और ऐ जो है ये कंठ तालव्य है, यानी ए और ऐ को बोलने के लिए हम कंठ का भी उपयोग करते हैं और तालु का भी उपयोग करते हैं। ऐसे ओ और औ जो है ये भी कंठ और ओष्ठ है, यानी कि इनको बोलने में कंठ के साथ साथ ओष्ठ का उपयोग भी किया जाता है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखने अच्छे से। अब इसके बाद देखते हैं कि क से लेकर जो प तक के वर्ण हैं वो क्या होते हैं, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। तो जो हमने 25 यहाँ पर यानी 25 जो स्पर्श व्यंजन देखे थे उन्हीं का यहाँ पर इस प्रकार से ये वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर टोटल कितने व्यंजन है? ये तो 25 व्यंजन है। इनको अलग अलग 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखते हैं क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और ञ ये आते हैं। ठीक है, इंग आता है इसमें। ऐसे जो च वर्ग है इसमें च, छ, ज, झ, झ ञ आता है। जो ट है इसके अंदर ट, ठ, ड, ढ और अण आता है। त में त, थ, द, ध और न आता है। ऐसे प में प, फ, ब, भ और म आता है। अब इनमें अगर हम इनके उच्चारण के स्थान देखें तो जो क वर्ण है, क वर्ण के ये जितने भी यहाँ पर 5 अक्षर दे रखे हैं इनको बोलने के लिए हमें कंठ का उपयोग करना रहता है, इसलिए इनको कंठ वर्ण भी कहा गया है। ऐसे ही जो च वर्ग के ये 5 यहाँ पर व्यंजन है इनको बोलने के लिए हमें तालु का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए तालव्य है। ऐसे ट वर्ग के जो शब्द है यहाँ पर ये जो अक्षर दे रखे हैं ट वर्ग के तो इनको बोलने के लिए हमें मूर्धा का उपयोग करना रहता है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहा गया है। ऐसे ही जो त, थ, द, ध, न है इनको दंत्य कहा गया है और प, फ, ब, भ और म जो है इनको हम ओष्ठ कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें ओष्ठ का उपयोग करना होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन से हैं। तो अगर इनको ऐसे खड़े हम कॉलम में
डिवाइड कर दे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाए हैं ये, तो इसमें जो फर्स्ट वाला कॉलम है, थर्ड वाला कॉलम है और फिफ्थ वाला जो कॉलम है, इन तीनों ही कॉलम को हम बोलते हैं अल्प प्राण। क्या बोलते हैं इनको? अल्प प्राण। क्यों कहा है इनको अल्प प्राण? क्योंकि ये जो अक्षर है, जैसे क च ट त प, यहाँ पर देखें तो ग ज ड दब, ऐसे ही यहाँ पर है इया इया अण न और म, इनके उच्चारण में हमें कम प्राण की आवश्यकता होती है, यानी कि मुंह से कम हवा निकलती है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें ख छ ठ थप, और एक और है यहाँ पर घ झ ढ ध और भ, इनके उच्चारण में हमें कहीं ना कहीं थोड़ी अधिक मुंह से हवा निकालने की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिक प्राण की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो दूसरा नंबर का कॉलम है और चौथा नंबर का जो कॉलम है, इन दोनों ही कॉलम को क्या कहा गया है? तो इन्हें महाप्राण कहा गया है। तो ये हमें याद रखना है। अब इनमें से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? मान लीजिए छ दे दिया और पूछा कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो छ क्या है? यहाँ पर महाप्राण है। या चार कोई से वर्ण दे दिए और उसमें एक आपको दे दिए ये ड, और पूछा कि इसमें से कौन सा अल्प प्राण है, तो ड आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। आप एक दो बार रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो य र ल और व है, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन से है अंतस्थ व्यंजन? तो य र ल और व। ऐसे उष्ण व्यंजन अगर पूछे जाए तो स श श और ह, ये चारों ही क्या है? यहाँ पर उष्ण व्यंजन है। अब जो संयुक्त व्यंजन है उनको एक बार और देख लेते हैं हम, कि संयुक्त व्यंजन में जो छत्री है ये किससे मिलकर बना है? तो यह आधा क और षटकोण से मिलकर बना है। जो त्र है ये आधा त और र से मिलकर बनता है। ऐसे ही जो ज्ञानी है ये आधा ज और इया से मिलकर बना है। ऐसे जो श्री है ये शक्कर आधा और र से मिलकर बना है। तो 4 है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। अब इनके अगर उच्चारण स्थान की बात की जाए, तो उच्चारण स्थान में अगर हम देखें, ये जो श श और श है, इनके उच्चारण स्थान देखने हमें, तो जो स है वो दंत होता है, यानी कि स के उच्चारण में हमें दांत का उपयोग करना है। ऐसे जो शक्कर वाला होता है, इसको बोलने के लिए हमें तालु का उपयोग करना है। और जो षटकोण का है, इसका उपयोग, इसको बोलने के लिए हमें मूर्धा का उपयोग करना होता है। तो ये था यहाँ पर हमारा वर्गीकरण। अब हम इनको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि जो हमारा जो मुंह होता है उसके अंदर मूर्धा कौन सी है, तालु कौन से है और दंत वाला स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो सबसे ऊपर का यहाँ पर ये जो पार्ट है, जो कि हमारी नासिका से जुड़ा हुआ है, अगर किसी शब्द के या किसी वर्ण के उच्चारण में हमें यहाँ पर नाक का उपयोग करना रहे, तो वो शब्द कहलाते हैं नासिका या नासिक्य व्यंजन। ठीक है, जैसे अम है, यहाँ पर अम दे रखा है, अणा दे रखा है, यहाँ अणा, ये जो तीनों टाइप के जो अणा है, इनको बोलने के लिए हमें नासिक का उपयोग करना रहता है। इसके अलावा न और म में भी हम नाक का उपयोग करते हैं उच्चारण के लिए। ठीक है, ऐसे दंत मूल की अगर बात करें, जिसको हम वतर्ष कहते हैं, तो दंत के लिए र और ल आप मुंह से उच्चारित करके देखेंगे अगर, कि र और ल जो बोल रहे हैं हम, इनको बोलने के लिए जो हमारा दांत है उसकी जो जड़ होती है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है, उससे हमारी जो जीवा है वो टकराती है। यानी कि दांत की जड़ का जो उपयोग करते हैं हम, दंत मूल का उपयोग करते हैं बोलने के लिए, वो शब्द कौन से है? तो र और ल है। ठीक है, ऐसे दंत में कौन सा आ जाएंगे? यानी कि ऐसे शब्द जिनको बोलने पर हमारी जो जीवा है वो दांत से टकराएगी, तो वो है त वर्ग के, और एक होता है श। त और श, त वर्ग के सारे त थ द ध ध न तक के जो वर्ण हैं, और जो श है, इनको बोलने में हमें दांत का उपयोग करना रहता है। इसके बाद दंत और ओष्ठ, तो दंत और ओष्ठ यानी दांत और ओष्ठ का उपयोग करते हैं हम व को बोलने में। व एक
एकमात्र ऐसा अक्षर है जिसका उच्चारण करने के लिए दांत और ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जाता है। ऐसे ओष्ठ में उ और जो प वर्ग है, प फ ब भ म, ये जो है इनके उच्चारण में हम ओष्ठ का उपयोग करते हैं, इसलिए ये क्या है, ओष्ठीय व्यंजन है। ऐसे अगर देखा जाए तो ओ, औ और औ, इनको बोलने के लिए हम कंठ और ओष्ठ का उपयोग करते हैं। मूर्धा कौन सी है, तो ये वाला जो हमारा तालु का जो पिछला यहाँ वाला जो भाग है, इसको मूर्धन्य या मूर्धा कहा गया है। जब हम ऋषि बोलते हैं तो ऋषि बोलने पर हमारी जो जीवा है वो ऊपर जो हमारा तालु है उससे टकराती है, और तालु के भी जो मूर्धा वाला पार्ट है इससे टकराती है, यानी कि ये जो हिस्सा है तालु का पीछे वाला, इसे कहा गया मूर्धा। तो ये जो ऋषि है या ट वर्ग के ट ठ ड ढ जो वर्ण है, ये श जो है षट्कोण का, इनको बोलने के लिए हम मूर्धा का उपयोग करते हैं। ऐसे तालु कौन सा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये तालु है। ई और बड़ी ई, च वर्ग, य और श, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें तालु का उपयोग करना रहता है, इसलिए इनको तालव्य कहा गया है। ऐसे कंठ और तालु की अगर बात करें तो कंठ और तालु का उपयोग हम ए और ऐ को बोलने में कंठ और तालु का उपयोग करते हैं। केवल कंठ का उपयोग करके बोले जाने वाले जो शब्द है वो कौन कौन से, तो अ है, आ है और आ है। साथ ही यहाँ पर क वर्ग के जो है वो भी कंठ से ही उच्चारित होते हैं, और एक और है वो है ह। ह के उच्चारण में हम कंठ का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अ और बड़ा आ और आहा, ये तीनों भी ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने में हमें कंठ का उपयोग करना रहता है। और इसके अलावा क वर्ण, क ख ग घ घ, यहाँ इन पांचों वर्ण को बोलने में भी हमें कंठ का उपयोग करना रहता है। तो आपको यहाँ से डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंठ, तालु, नासिक के और मूर्धा वाले शब्द कौन से हैं और हमारे मुख के अंदर ये कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये था हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जिसमें हमने समझा इसको। अब आगे वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम इससे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।